हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी होनहार लड़की से जो कि जनाब इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ राबिया खालिद की, जो कि गुज़श्ता 5 सालों से यूएन में काम कर रही हैं, जबकि वो इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी सफ़ीर की खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। तो न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नियाद राबिया खालिद ने अक़वाम मुत्तहिदा में कैसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया, ये आज हम उनसे जानेंगे। उस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for having me. बहुत शुक्रिया and it's night for me so I yes, should rather exactly. say good night. सेम यार। अच्छा मुझे ये बताइएगा राबिया कि ये सफ़र जिसका आगाज़ आपने 5 साल पहले किया था, ये किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? सोचा हुआ था कि काम करना है, मिशन आपके जहन में था कि मैंने अपनी जो कौमी ज़ुबान है उसको प्रमोट करना है? कुछ बताएंगे अपने ख्यालात? जी बिल्कुल। तो ये सफ़र आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली जब मैं 15 साल की थी तब शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी एकेडमिक्स के अलावा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में MUNs मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो डिफरेंट डिबेटिंग कंपटीशन होता है, अक्सर अब तो बहुत कॉमन हो गया है ग्लोबली, हर यूनिवर्सिटी स्कूल ये MUNs कंडक्ट कराती हैं। तो उस वक्त मैंने MUNs में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, लेकिन जो मेरी फ़र्स्ट इनकाउंटर था, फ़र्स्ट MUN, तब वो था 2010 में, और उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी नया था। लेकिन उस वक्त फिर भी जब मुझे पता लगा कि एक दुनिया में एक ऐसा अदारा है अक़वाम मुत्तहिदा जैसा, जहाँ पर दुनिया के तमाम ममालिक को एक अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो आके अपने मसलों को डिस्कस करके उनका हल निकाल सकते हैं, तो मुझे ये आइडियोलॉजी उस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। तो खैर जब पहला मेरा इनकाउंटर था तो लम्स में तब वो था, लेकिन तब मैंने लाइक एक्टिव में पार्टिसिपेंट तो नहीं थी, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, चीज़ों को सीख रही थी। लेकिन उसके बाद से आप कह सकते हैं कि हर साल में एक डिफरेंट MUN में पार्टिसिपेट करती थी। फिर इस तरह करते करते 2014 में मैंने इंटरनेशनल MUN में टर्की में पार्टिसिपेट किया, तब मुझे बेस्ट इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग डेलीगेट का अवार्ड मिला। तो इस दौरान जब मुझे इन इवेंट्स में कामयाबी मिलती गई, तो एक वो मेरे लिए एक पुश साबित हुआ, एक मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए कि मुझे इस चीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर की बजाय अपने मेन प्रोफेशनल करियर में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें तो थी जो मेरे लिए एक इंस्पायरिंग फैक्टर बनी, जिनकी वजह से मैंने UN को जानने। अच्छा राबिया, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि देखें, आप उर्दू को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, तो उर्दू के बारे में कहा जाता है कि जी सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, जिनमें आप शामिल हैं। तो मैं आपकी जितनी डिटेल आपने जितनी भी अभी तक अचीवमेंट्स की हैं उनके बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उर्दू लिटरेचर में आपके फेवरेट राइटर कौन थे, जिनका अदब आपको पसंद आया, जिनका लिटरेचर आपको इंस्पायर कर गया कि ये भी बातें होनी चाहिए? क्या वो यूसुफ़ी साहब थे, या और कोई आपके पसंदीदा लिखारी हों जिनसे आपने इंस्पिरेशन हासिल की, या फिर कोई शायर? क्योंकि शायरी से जो है वो बड़े लोगों को लगाव होता है, एक कनेक्शन, एक उनसियत सी जुड़ जाती है शेरों को पढ़ते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए। क्या वो मौका था जिससे आपको लगा कि उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है जिसे प्रमोट करना ज़रूरी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरी मादरी ज़ुबान है, ये एक पहली ज़ुबान थी जो मैंने बचपन में सीखी, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक उर्दू का जिससे मुझे एक आप कह लें कि इसको सीखने का और ज़्यादा पढ़ने का मौका मुझे मेरे वालिद की तरफ से मिला, क्योंकि उनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट था बचपन में शायरी का। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि आप उर्दू अदब को पढ़ो, आपको अपनी ज़ुबान पे अबूर होना चाहिए। तो लेकिन आपको पता है जैसे पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अक्सर इवन हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ज़ुबान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इवन अब बैनुल अक़वामी सतह पर इवन पाकिस्तान में अक्सर जो कम्युनिकेशन है वो अंग्रेज़ी में होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वक्त के साथ ये चीज़ मैंने नोट की कि इवन मेरे एकेडमिक करियर में जो उर्दू का इन्फ्लुएंस था मेरी लाइफ में वो कम होता गया, क्योंकि मैं और एकेडमिक्स पे फोकस कर रही थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में आई, तो जब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एब्सेंस होती है तो कभी कभार आपको उसकी कदर ज़्यादा होती है।
اور ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म में मैंने नोट किया कि सब ज़ुबानों को प्रमोशन मिल रही है. जैसे एक तो UN की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें ऑफ कोर्स उर्दू नहीं है, ठीक है. जैसे फ्रांस, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, इंग्लिश, अरबिक, तो उर्दू रीजनल लैंग्वेजेस में भी UN में प्रमोट नहीं हो रही थी. तो जब ये मैंने इन 5 सालों में ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा कि भाई अभी तक किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा का उर्दू में टूर क्यों नहीं दिया, तो मुझे इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए. और इस पर तकरीबन मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, ट्रांसलेशन में, कंटेंट बनाने में. इससे मैंने UN में भी अपने जो उर्दू डिपार्टमेंट, उर्दू न्यूज़ का डिपार्टमेंट है जिसको 1 साल हुआ है क्रिएट हुए, उनसे भी मैंने हेल्प ली. लेकिन अब मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं इस टूर को दूँ कैसे, क्योंकि आप सप्लाई तभी करते हैं जब आपके पास डिमांड आती है, ठीक है. तो बीच में कोविड आ गया, लेकिन अब हाल ही में तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे ये मौका मिला कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर UN का टूर उर्दू में कंडक्ट कर सकूं. और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम था कि मुझे ये मौका मिला और दुनिया को बताने का मौका मिला कि हमारी ज़ुबान कितनी खूबसूरत है, कितनी खालिस है और इसमें कितनी मिठास है. और इसमें बताई गई हुई कोई भी चीज़ आपको एक बहुत सुनने में ही बहुत खूबसूरत लगती है. अच्छा राबिया, मुझे ये बताएगा, जिस तरह आपने कहा कि पिछले कई महीनों से आप इस पर काम कर रही थी और आपने सोचा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो इसमें कुछ हर्डल्स तो नहीं आपको फेस करना पड़ी? क्योंकि जाहिर है जब इंसान किसी मकाम पर पहुंचता है, कोई एजाज़ हासिल करता है, तो वही जानता है कि उसके लिए उसने क्या कुछ फेस किया. तो आप हमें बताएंगी कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके लिए परेशान कुन रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा अब तक का न्यूयॉर्क UN में आने का सफ़र है 2015 से लेके अब तक, ये इटसेल्फ इसमें काफ़ी उछाव, लाइक यू नो अप्स एंड डाउन्स आते रहे. लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने गिव अप नहीं करना होता, आपने डिटर्मिन्ड रहना होता है और लगातार कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए. तो मैंने उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ा. सेटबैक्स आए, रिजेक्शंस मिलती हैं, लेकिन उससे आपको अपना मोरल जो है वो डाउन नहीं करना चाहिए. तो इसी तरह से उर्दू टूर के स्टार्ट में भी मुझे शुरू में मसला हुआ, बिकॉज आप देखिए मैं 2016 से यहाँ पर रह रही हूँ, तो मुझे उर्दू ज़ुबान को इतना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता. और नेचुरल सी चीज़ है, जब आप किसी चीज़ से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए तो कभी कभार आपका जो कमांड है, अबूर है उस ज़ुबान पे, वो कम हो जाता है. तो मैंने भी अपने अंदर मतलब इस कमी को फील किया. जैसे आप अभी भी नोट करी होंगी कि मैं उर्दू में तो बोली हूँ, लेकिन ना चाहते भी कुछ जी वो अंग्रेजी अल्फाज जो हैं वो आ जाते हैं ना चाहते हुए भी. तो ऑफ कोर्स तो मैं एक ये भी था, पर्सनल लेवल पे भी मैं चाहती थी कि मैं उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ ताकि बेहतर हो सके और लोगों से भी इसमें इंटरेक्ट कर सकूँ. तो ऑफ कोर्स जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, अपना जो मैं इंग्लिश कंटेंट था उसको ट्रांसलेट कर रही थी, तो ऑफ कोर्स मुझे कभी कभार प्योर अदबी अल्फाज यूज़ करने के लिए मसला होता था. जैसे डिसआर्ममेंट है, उसको अब हम कहते हैं तखफीफ असला. तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ को एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने में मेरे लिए मसला हुआ, लेकिन इंटरनेट से हेल्प ली. बहुत अच्छे कलीग हैं जैसे मेरे UN न्यूज़ उर्दू में, उन्होंने मेरी रिसेंटली प्रैक्टिस करवाई, तो उनके लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. सो ऑफ कोर्स मुझे मसला तो हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, वक्त के साथ. अच्छा राबिया, अभी आपने जिक्र किया कि इकोनॉमिक्स का एक रूल आपने शेयर किया हमारे साथ कि जी अगर डिमांड होगी तो सप्लाई जो है वो बनती है. तो मुझे बताइएगा कि इस टूर के लिए कितने विजिटर्स थे जिन्हें आपने ये टूर दिया और इनके लिए ट्रांसलेट किया, और कितने लोगों ने जो है वो रजिस्टर करवाया था कि वो आएंगे इस टूर के लिए? सही, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने किया. असल में जो हमें रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी इंडिया से हिंदी टूर के लिए, ठीक है. तो मैंने अपनी टूर कोऑर्डिनेटर से कहा कि ऑफ कोर्स अगर हम देखा जाए लिटरेचर थ्रू मीडिया, तो उर्दू और इंग्लिश में मतलब डिफरेंस जो है वो ब्लर होता हमें नज़र आता है. लाइक 70% अगर आप इसकी दोनों लैंग्वेजेस का ओरिजिन भी देखें तो जैसे हमें सुनने में समझ आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती थी अपने टूर में, तो मैंने कहा आप उनसे ये पूछिए कि अगर हम उनको ये टूर उर्दू में दे दें तो उन्हें कोई मसला तो नहीं होगा. तो उनसे पूछा, उनका फीडबैक है बिल्कुल वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक इट इन उर्दू, बिल्कुल. और फिर जब वो आए विजिटर्स, तो वो लकीली वो लखनऊ से थे, इंडिया से. तो ऑफ कोर्स तो आपको पता है कि इंडिया में लखनऊ में उनका ग्रीटिंग स्टाइल अदाब है. तो ये मेरे लिए इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग था. उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ. उन्होंने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे हम अपने इस एक्सपीरियंस को नहीं भूलेंगे. वी विल रिमेंबर यू, वी विल रिमेंबर द लैंग्वेज, और हम आपके टूर को भी याद रखेंगे. तो इन टोटल वो फैमिली थी. इट वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ
3 to 4 people. لیکن اب یہ ہے کہ ایک چیز کا سٹارٹ لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب ایک چیز یہ فلو میں آ گئی ہے تو اب ہم اس کو ویب سائٹ پہ بھی اپڈیٹ کریں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یو این کا ٹور اردو میں اویلیبل ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سائن اپ کریں. اور میری کوشش بھی ہوگی کہ میں پرسنل لیول پہ پروفیشنل لیول پہ. رابعہ صاحبہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا مائک جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ زیادہ اردو بولیں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ زیادہ انگریزی بھی بولیں، اس لیے وہ بار بار کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ اسے سیٹ کیجئے. اچھا رابعہ، اس کو سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میرا ایک سوال بھی لے لیجئے گا کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے خود سے کہا کہ کسی چیز کو سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ فلو میں آ جاتی ہیں اور مزید بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں اب نیکسٹ پلان کیا ہے؟ اب اپنی اس زبان کے فروغ کے لیے مزید آپ کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ بالکل، اس کے لیے میں نے کافی چیزیں جو ہے وہ پلان کی ہیں. سب سے پہلے تو میں کچھ مہینوں پہلے پاکستان میں تھی، تو میں نے ایک یہ چیز یہ کی، جو اسلام آباد میں یو این کے ڈفرینٹ آفیسز ہیں، جیسے یو این آر سی او، یونائٹڈ نیشنز ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر آفس، میں نے ان کے ساتھ کولیبوریشن کے لیے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے تاکہ پاکستان میں جو انڈر پریویلیجڈ اسکولز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ پیسے دے کر اس ٹور کو لے سکیں، کیونکہ اب یہ ایک یو این ٹور ایک آف کورس ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنلی بائی ہوتا ہے، لوگ ٹورز لیتے ہیں دنیا تقریباً پوری دنیا سے. اگر میکسیمم ٹورز دوں تو مجھے 100 لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، جو ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ ہم نے کووڈ کے دوران ہم نے ورچوئل ٹورز کا پروسیس بھی سٹارٹ کیا ہے، تو میں نے ان کو ایک یہ آپشن دی ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں یو این کا ٹور اردو میں لینا ہے یا ایون انگریزی میں بھی لینا، لیکن میری کوشش یہ کہ میں اس کو اردو میں پروموٹ کروں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں یا فری آف کاسٹ انڈر پریویلیج ایریاز میں ان کو اردو میں یو این کا ٹور دے سکیں، جس سے ہماری زبان آف کورس نیشنلی اور انٹرنیشنلی پروموٹ ہو سکے، اور ان کو یو این کے اکثر مقصد کا اور ایک پراپر پروسیجر اور اس کے فارمیٹ کا بھی پتہ لگ سکے. ایک پراپر میسج جو ہے وہ کنوے ہو، اور اپنی زبان میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو رابعہ صاحبہ میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں انہیں بھی شاعری سے بڑا شغاف رہا، اور اس لگاؤ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آپ اس طرف آئیں، تو جاتے جاتے جو ہے وہ کوئی اپنا پسندیدہ یا والد صاحب کا پسندیدہ شعر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے. یہ بہت اچھا سوال ہے. ایک علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے جو میرا خیال سے سبھی کو پتہ ہے کہ خود ہی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. ایسے ہی آپ اپنی زبان کو پروموٹ کرتی رہیں، ایسے ہی کام کرتی رہیں. رابعہ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے بات ہوئی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھیں آپ کی جو ڈیمانڈ تھی نا اس کو بھی پورا کر دیا، شعر سنا دیا. دیکھیں جن لوگوں کو بھی اردو سے پیار ہے یقیناً جو ہے اردو شاعری اس میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.